नमस्कार दोस्तों, प्रभुदास की यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लास्ट 2 से 3 महीनों के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उत्तराखंड से संबंधित उन करंट अफेयर्स को करेंगे और साथ-साथ में उनसे संबंधित जो अन्य तथ्य बनते हैं उन तथ्यों को भी यहाँ पे हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हमारा उद्देश्य यहाँ पे करंट अफेयर्स करना ही नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि पेपर में जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकें और साथ-साथ में हमारा सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करते हैं तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये एक अभी हाल ही में चर्चा में ये प्रश्न आया था, ये विषय आया था। तो प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड से संबंधित ये प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि हाल ही में 8 फीट 10 इंच लंबे बाल बढ़ाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने वाली उत्तराखंड की महिला है। यहाँ पे ऑप्शन ए है प्रियंका थपलियाल, ऑप्शन बी है रेखा जोशी, ऑप्शन सी है रेणु धरियाल और ऑप्शन डी है रितिका बगोली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, रेणुका धरियाल। ये जो है आपकी जो हल्द्वानी है, हल्द्वानी की रहने वाली है और इन्होंने यहाँ पे ये रिकॉर्ड अपने नाम पे किया है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये रिकॉर्ड जो है एक यूक्रेनी महिला है, आलिया नासिरोवा। आलिया नासिरोवा का रिकॉर्ड इन्होंने जो है ये तोड़ा है। पहले ये रिकॉर्ड इनके नाम पे था, आलिया नासिरोवा का ये रिकॉर्ड तोड़ के यहाँ पे रेणु धरिया ने रिकॉर्ड अपने नाम पे किया है। साथ में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रियंका थपलियाल की और रितिका बगोली की, तो ये दोनों महिलाएं जो यहाँ पे इनको जो वर्ष 2025-26 का तिलु रोतेली पुरस्कार है, इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। साथ पे अगर हम रेखा जोशी की बात करते हैं तो रेखा जोशी को जो है अभी जो आंगनवाड़ी उत्कृष्ट अवार्ड है उसके लिए इनको चयनित किया गया है, उसमें इनको पुरस्कृत किया गया है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे तिलु रोतेली पुरस्कार से संबंधित है। प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2025-26 के लिए कितनी महिलाओं को जो है तिलु रोतेली पुरस्कार प्रदान किया गया है। इससे संबंधित एक प्रश्न और भी बनेगा कि यहाँ पे जो है इसकी जो धनराशि है इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, तो ये भी प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पहले इसमें 51,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब बढ़ा के जो है आपके 75,000 रुपए कर दिए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ साथ में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2025-26 के लिए जो है यहाँ पे कुल 13 महिलाओं को जो है तिलु रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हर जिले की जो है एक महिला का चयन यहाँ पे तिलु रोतेली पुरस्कार के लिए किया जाता है। अगर यहाँ पे आप महिलाओं को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो बागेश्वर है, बागेश्वर से अगर हम बात करते हैं बागेश्वर की, तो बागेश्वर से यहाँ पे दया दानू का यहाँ पे दया दानू को जो ये पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ साथ में अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार से जो है वैशाली शर्मा को जो है यहाँ पे ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और टिहरी की बात करते हैं तो टिहरी से सरिता कोटियाल। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं उधम सिंह नगर की, तो उधम सिंह नगर में ये पुरस्कार दिया गया है पुष्पा देवी को। और यहाँ पे अगर नैनीताल की बात करें, नैनीताल के लिए यहाँ पे चुना गया है लतिका को जो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ अल्मोड़ा की, अल्मोड़ा से चुना गया है पुष्पा फरत्याल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ में चमोली से जो है नंदा सती को पुरस्कार मिला है। नंदा सती ये आपकी चमोली से चुनी गई है। साथ साथ में पौड़ी की बात करते हैं तो पौड़ी से यहाँ पे प्रियंका थपलियाल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ में उत्तरकाशी की बात करते हैं तो उत्तरकाशी से जो है आपके स्वतंत्री बधानी को पुरस्कार मिला है। और इसके अलावा चंपावत की बात करते हैं तो चंपावत में जो है रितिका बगोली को पुरस्कार मिला है और पिथौरागढ़ से कलावती देवी को पुरस्कार मिला है। साथ साथ में देहरादून की बात करते हैं तो नीतू रानी और रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ पे दुर्गा देवी को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है, हालांकि ये नाम नहीं पूछते हैं पर कभी कभार यहाँ पे ऑप्शन में मिलान के लिए आ जाते हैं। तो याद रखेंगे 13 महिलाओं को दिया गया है और हर जिले से एक महिला को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, वर्ष 2025-26 के लिए कितनी महिलाओं को उत्कृष्ट आंगनवाड़ी कर्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है 35। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 35 महिलाओं को जो है यहाँ पे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे संबंधित हमको जो है कहीं चीजें भी देखनी है। प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली उत्तराखंड की पहली खिलाड़ी बनी है।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उन्नति शर्मा। उन्नति शर्मा ने जो यहाँ पे ये अभी राज्य की पहली जूडो महिला है जिसने यहाँ पे कॉमनवेल्थ में यहाँ जो है अपना यहाँ कांस्य पदक जो है अपने नाम किया है। इसके साथ साथ में कपिल पोखरियाल की बात करते हैं तो ये बागेश्वर के निवासी है और इन्होंने जो यहाँ पे 90 किलोग्राम भार में यहाँ पे जो है ये क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे और ये जो है बॉक्सिंग से संबंधित है। इसके साथ साथ में मीरा चानू और शर्मिला धनखड़ की बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पे जो है इस कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक अपने नाम पे किया है। अब यहाँ पे पहले तो जो कॉमनवेल्थ गेम है इससे इस बार प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि जो अगला कॉमनवेल्थ है 2030 का, इसका जो यहाँ पे जो आयोजन है ये भारत ने करना है। तो संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन तथ्यों को हम यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर इसमें प्रश्न पूछा जाए कि इसका जो मेजबान देश है राष्ट्रमंडल के, यहाँ पे अगर हम बात करें इसके मेजबान देश की बात करते हैं तो ये आपके स्कॉटलैंड में जो यहाँ पे इस बार के ये स्कॉटलैंड में यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। और अगर हम बात करते हैं जो 2000 ये संस्करण की बात करें 2026 का तो ये है आपका 23वां संस्करण। अगर 22वां पूछा जाए तो 22वां संस्करण हुआ था बर्मिंघम में। और इसके साथ साथ में जो 24वां होना है, 24वां जो संस्करण होगा कॉमनवेल्थ का 2030 में होगा आपके भारत में। और भारत में कौन सी जगह है तो ये हो जाएगा आपका गुजरात के अहमदाबाद शहर में यहाँ पे कॉमनवेल्थों का आयोजन किया जाना है। इसके साथ साथ में यहाँ पे अगर और तथ्य पूछे जाए तो यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि इस बार का जो कॉमनवेल्थ गेम था इसमें कितने देश शामिल हुए तो हो जाएगा आपके 74 देश। 74 देशों ने जो यहाँ पे 2026 के कॉमनवेल्थ गेम में यहाँ पे हिस्सा लिया है। साथ साथ में यहाँ पे मुख्यतः 10 खेल इस बार के जो कॉमनवेल्थ हुए थे 10 खेलों का यहाँ पे मुख्यतः आयोजन किया गया था जिसमें जो 215 स्वर्ण पदकों के लिए प्रतियोगिताएं कराई गई थी। इसके साथ साथ में अगर शुभारंभ पूछा जाए कि किस तारीख को यहाँ पे शुरू किया गया था तो ये हो जाएगा आपके 23 जुलाई को। 23 जुलाई से ये कॉमनवेल्थ गेम शुरू हुए थे। और इसके साथ साथ में 2 अगस्त की बात करते हैं तो 2 अगस्त को जो यहाँ पे इस खेल का समापन हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे और प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो वो प्रश्न है यहाँ पे रैंकिंग से संबंधित। अगर हम बात करते हैं पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले जो देश है, सबसे ऊपर बात करते हैं हम तो सबसे जो टॉप पर रहा है नंबर 1 पे है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है यहाँ पे 70 स्वर्ण पदक जीते हैं और साथ साथ में 45 रजत है और 56 जो है कांस्य पदक जीते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने टोटल जो है 171 पदक अपने नाम पे किए। और दूसरे नंबर पे रही थी हमारे पास इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड के द्वारा भी यहाँ पे 29 स्वर्ण पदक जीते गए थे और 45 यहाँ पे कांस्य और इसके साथ साथ में 36 जो है यहाँ पे 45 रजत पदक है और 36 यहाँ पे कांस्य पदक है। और कुल जो है यहाँ पे 110 पदक इंग्लैंड ने अपने नाम पे किए। तीसरे नंबर पे रहा था कनाडा की बात करें तो कनाडा ने यहाँ पे 19 स्वर्ण पदक जीते हैं, साथ साथ में 20 रजत पदक है और 23 जो है कांस्य पदक जीते और टोटल 62 पदक जो इसने अपने नाम पे किए हैं। अब बात करते हैं अपने भारत की तो इस बार जो है भारत चौथे नंबर पे रहा है जिसने जो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 13 स्वर्ण पदक अपने नाम पे किए हैं। और इसके साथ साथ में 17 यहाँ पे रजत पदक और इसके अलावा 9 जो है कांस्य पदक इसने भारत ने इस बार जीते हैं। और कुल मिला के जो टोटल पदक थे ये है 39 पदक जो है भारत ने यहाँ पे इस कॉमनवेल्थ में जीते हैं। अगर मेजबान देश की बात करें तो मेजबान देश जो स्कॉटलैंड था, स्कॉटलैंड जो है इस बार 5वें नंबर पे रहा है। 5वें नंबर पे इसने भी 13 स्वर्ण पदक जीते थे और इसके अलावा 9 यहाँ पे रजत पदक और 17 जो है कांस्य पदक और टोटल यहाँ 39 पदक यहाँ पे स्कॉटलैंड के द्वारा जीते गए हैं। यहाँ पे भारत के संबंध में बात करते हैं तो कुल 122 एथलीटों ने जो है इस बार के ओलंपिक में भाग लिया था, जिसमें से अगर हम बात करते हैं सामान्य खेलों की तो सामान्य खेलों में कुल 8 खेलों में जो यहाँ पे प्रतिभाग किया गया था। इसके अलावा जो पैरा स्पोर्ट्स थे, पैरा स्पोर्ट्स में कुल 5 खेलों में यहाँ पे प्रतिभाग किया गया। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भारत में जो स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीते गए हैं तो उसमें से अगर हम बात करते हैं एथलेटिक्स की बात करते हैं तो एथलेटिक्स में यहाँ पे
एथलेटिक्स में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 5 रजत पदक प्राप्त किए, इसके साथ साथ में 5 कांस्य और टोटल जो है 10 पदक यहाँ पे एथलेटिक्स गेम्स में इंडिया ने प्राप्त किए। इसके अलावा अगर पैरा एथलेटिक्स की बात करते हैं, पैरा एथलेटिक्स की बात करें तो इसमें जो है 3 स्वर्ण पदक है और 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक यहाँ पे प्राप्त किया और टोटल 6 यहाँ पे जो है पैरा एथलेटिक्स में यहाँ पे हमको पदक प्राप्त हुए हैं। जूडो की बात करते हैं तो जूडो में भी यहाँ पे इस बार 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं और 6 रजत पदक है और 1 कांस्य पदक है और इस प्रकार से टोटल जो है 4 सॉरी जूडो की बात कर रहे हैं तो 2 स्वर्ण है, 1 रजत है, रजत 1 है और यहाँ पे कांस्य पदक भी 1 यहाँ पे प्राप्त किया है। टोटल 4 पदक यहाँ जूडो में इंडिया ने प्राप्त किए हैं। और वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 स्वर्ण पदक है, 6 रजत पदक है और कांस्य 1 पदक है और कुल है आपके पास 8। इसके साथ साथ में अगर बॉक्सिंग की बात करते हैं तो बॉक्सिंग में 7 यहाँ पे स्वर्ण पदक, सबसे अधिक बॉक्सिंग में जो इस बार भारत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, 7 स्वर्ण पदक और 3 यहाँ पे रजत पदक और यहाँ पे 0 जो है कांस्य पदक प्राप्त किए और टोटल 10 यहाँ पे क्या है हमारे पास पदक जो है बॉक्सिंग का जो गेम हुआ है इसमें प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे एथलेटिक्स और बॉक्सिंग में जो है इंडिया ने सबसे अधिक यहाँ पे स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। इसके साथ साथ में अगर प्रश्न बनता है कि सबसे पहला स्वर्ण पदक जो है किसने जीता इस बार भारत के लिए, तो यह है आपके मीराभाई चानू ये जो है लगातार तीसरी बार इन्होंने इस बार स्वर्ण पदक जो है यहाँ पे अपने नाम पे किया है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये तथ्य हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, हाल ही में अल्मोड़ा के निवासी रवि टमटा ने उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण किया है, इनके द्वारा स्थापित कंपनी का नाम है। तो यहाँ पे आपके पास 4 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रवि टमटा जो है अल्मोड़ा के निवासी है और ये जो है काफ़ी समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इन्होंने इससे पहले इस प्रकार के कई सारे जो है परीक्षण भी किए हैं और इस बार जिन्होंने परीक्षण किया था ये था उड़ने वाली कार का और ये परीक्षण जो इनका सफल रहा है और इनके द्वारा यहाँ पे एक कंपनी चलाई जा रही है, हैपिडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये अभी चर्चाओं में है ये टॉपिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 में बात करते हैं हम, हाल ही में बड़े धूमधाम के साथ संपन्न अडूडी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। अडूडी उत्सव बोले या फिर मक्खन की होली बोले, तो यहाँ पे ये भी जो है कुछ दिन पहले ही ये संपन्न हुआ है। उत्तरकाशी के जो दयारा बुग्याल है, दयारा बुग्याल में हर वर्ष यहाँ पे अडूडी उत्सव को मनाया जाता है। यहाँ पे जो है मक्खन के साथ जो है मक्खन और मट्ठा के साथ में लोग होली खेलते हैं। तो काफी प्रसिद्ध यहाँ पे इस त्योहार को, इस उत्सव को माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में वनों को आग से बचाने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए शुरू किए गए पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन के तहत पिरूल का समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 2 रुपये प्रति किलोग्राम, ऑप्शन बी है 3 रुपये प्रति किलोग्राम, ऑप्शन सी है 50 रुपये प्रति किलोग्राम, ऑप्शन डी है 10 रुपये प्रति किलोग्राम। अब यहाँ पे क्या है, इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो ये जो है आपके 50 रुपये प्रति किलोग्राम यहाँ पे अब जो है आपके पिरूल के लिए रखा गया है ताकि जो है लोग अधिक से अधिक जो है क्या है पिरूल को इकट्ठा करें और जो अग्नि वनों में अग्नि लगती है उस अग्नि को कम किया जा सके। यहाँ पे अगर बात करते हैं पिरूल नीति की, प्रश्न पूछा जाता है पिरूल नीति कब की है, तो यह हो जाएगी आपकी 2018 की। 2018 में यहाँ पे राज्य में पिरूल नीति को लाया गया था। प्रश्न है इसके जो व्याख्या है आपके, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जंगलों को दावानल से बचाने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन शुरू किया गया और जिसमें पिरूल एकत्रीकरण दर को बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तक जो है इसको प्रोत्साहित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, उत्तराखंड में सीमांत जनपदों आपके पिथौरागढ़ है, चमोली है, उत्तरकाशी है के 108 सीमावर्ती गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने हेतु राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है। आपके पास ऑप्शन है भारतीय थल सेना, ऑप्शन बी है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ऑप्शन सी है सीमा सुरक्षा बल और ऑप्शन डी है यहाँ पे आपके पास एम्स ऋषिकेश। इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा पास ऑप्शन नंबर बी भारत तिब्बत सीमा पुलिस।
बल यहाँ पे आईटीबीपी को जो है आईटीबीपी के साथ ये समझौता किया गया है, जिसके तहत क्या है आपके जो ये सीमावर्ती क्षेत्र है, इन सीमावर्ती क्षेत्रों में यहाँ पे एक तो टेलीमेडिसिन और डॉक्टर पैरामेडिक्स की नियमित तैनाती यहाँ पे जो है सुनिश्चित की गई है, जिससे जो यहाँ पे जो दूरस्थ इलाके हैं जहाँ तक अभी तक रोड नहीं पहुंची है या फिर आपदा ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से पहुंचाई जा सके। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जितने भी हमारे पास जो सुरक्षा से संबंधित बल है, इनसे संबंधित इनके कभी-कभार यहाँ पे स्थापना पूछी जाती है, तो उनको हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एनसीसी की, तो एनसीसी को जो है 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई थी और इसका जो ध्येय वाक्य था, एकता और अनुशासन, ये इसका जो है ध्येय वाक्य है और इसका जो उद्देश्य था युवाओं के अंदर देश प्रेम की भावना को जागृत कराने के लिए और सेना के प्रति जो है सम्मान के भाव के लिए जो यहाँ पे एनसीसी की स्थापना की जाती है। इसके साथ साथ में उसके बाद होती है बीएसएफ की बात करते हैं, तो बीएसएफ की स्थापना की बात करते हैं तो 1965 में यहाँ पे बीएसएफ की स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में यहाँ पे बीएसएफ का मुख्यालय है। इसकी बात करते हैं हम असम राइफल की। असम राइफल की बात करें तो असम राइफल की अगर स्थापना की बात करते हैं तो 1835 में जो यहाँ पे शिलांग इसकी स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है ये है आपके शिलांग में। इससे जो है यहाँ पे प्रश्न बनता है, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर का प्रहरी माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका असम राइफल। इसके साथ साथ में यहाँ पे पूछा जा सकता है कि पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है, यह पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है, तो यह है आपकी असम राइफल। ये असम राइफल से संबंधित कुछ तथ्य हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक और आता है एनएसजी। एनएसजी जो कमांडो होते हैं, एनएसजी नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इनकी अगर स्थापना की बात करते हैं तो ये हुई थी 1984 में। 1984 में इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है। और यहाँ पे इसकी स्थापना के पीछे का लक्ष्य था, उस समय जो भारतीय प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री, उन पर जो यहाँ पे क्या है बम से अटैक किया गया था। तत्पश्चात जो इस सुरक्षा को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एनएसजी का गठन किया जाता है। अगला है सीआईएसएफ की बात करते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बात करें, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सॉरी सीआईएसएफ की बात कर रहा हूं मैं, सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ का मतलब है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और इसको जो है 1969 में इसको स्थापित किया गया था और इसका जो मुख्यालय था ये था नई दिल्ली में। अगली हमारे पास केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की बात करते हैं तो सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। यहाँ पे जो है सीआरपीएफ की स्थापना की जाती है। इसको जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से जानते हैं और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय भी आपका दिल्ली में है। और इसके अलावा हमारे पास है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। एसएसबी भी काफी महत्वपूर्ण है। एसएसबी की बात करते हैं तो 1963 में जो यहाँ पे इसकी स्थापना की जाती है एसएसबी की, और इसकी स्थापना के पीछे का जो कारण था वो 1962 का युद्ध है। सीमावर्ती जो गांव है उनको विश्वास दिलाने के लिए कि हम जो इनकी आपकी सुरक्षा कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे जो है एसएसबी का गठन किया जाता है। इसके साथ साथ में आप बात करते हैं हम आईटीबीपी की, तो यहाँ पे जो आईटीबीपी है भारत सीमा पुलिस बल, इसकी स्थापना भी जो है यहाँ पे अक्टूबर 1962 में की जाती है और इसका जो आदर्श वाक्य है यह है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। यहाँ पे इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा। और यहाँ पे जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय भी आपके दिल्ली में है। इसके साथ साथ में बात करते हैं हम होमगार्ड की। होमगार्ड की बात करते हैं तो 1946 में जो यहाँ पे होमगार्ड का गठन किया गया था और ये अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग इसका मुख्यालय है। इसके अलावा प्रादेशिक सेना की बात करते हैं तो प्रादेशिक सेना की स्थापना की गई थी 1949 में और ये भी जो है अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे क्या है इनके मुख्यालय बने हुए हैं। इसके अलावा एक और होता है तटरक्षा बल, जिसको सीजी कहते हैं। तटरक्षा बल की बात करते हैं तो 1978 में यहाँ पे तटरक्षा बल की स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय भी आपके नई दिल्ली में हमको देखने को मिलता है। एक और लास्ट बचा है, वह है आरएएफ। आरएएफ की बात करते हैं तो यानी त्वरित कार्यबल, इसकी स्थापना भी जो है 1992 में की जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे पास सुरक्षा बल थे जिनसे प्रश्न बनते हैं। कई बार यहाँ पे प्रश्न देखे गए तो इनकी स्थापना और मुख्यालय हमने देखे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में जल मलबे के रिसाव के कारण चर्चा में आई विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है?
यहाँ पे इस प्रश्न में ऑप्शन दे रखे हैं भागीरथी नदी, ऑप्शन बी है अलकनंदा नदी, ऑप्शन सी है मंदाकिनी नदी और ऑप्शन डी है धौली गंगा नदी। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी पर यहाँ पे ये परियोजना बनी हुई है। इसके साथ साथ में कभी कभार यहाँ पे भागीरथी की बात करते हैं तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं परियोजनाएं हैं, जैसे कि टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना यहाँ पे इससे मानी जाती है। इसके साथ साथ में जो कोटेश्वर बांध परियोजना है, कोटेश्वर बांध परियोजना, ये भी यहाँ पे भागीरथी से संबंधित है। इसके अलावा यहीं पे जो मनेरी भाली परियोजना है, मनेरी भाली परियोजना, ये भी आपके भागीरथी नदी पर बनी है। ये इस दो फेज में है, फेज 1 और फेज 2। फेज 2, फेज 1 की बात करते हैं तो 1983 से ये जो है कार्यरत है, जबकि फेज 2 की बात करते हैं तो ये 2008 से कार्यरत है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक और है पाला मनेरी योजना। पाला मनेरी योजना भी यहाँ पे इसी पे बनी हुई है, भागीरथी नदी पे। और जो अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, एक है लिमचिया गाड़ परियोजना, ये भी आपकी भागीरथी पर है। और एक है आपकी लोहारी नाग परियोजना, लोहारी नाग परियोजना, जो कि आपके भटवाड़ी में है, ये भी आपके भागीरथी नदी पर बनी है। तो भागीरथी नदी पर ये कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। टिहरी बांध, कोटेश्वर बांध, मनेरी भाली परियोजना, फेज 1, फेज 2। इसके साथ साथ में पाला मनेरी परियोजना और लिमचियागाड़ परियोजना है और लोहारी नाग परियोजना है और कोटेश्वर बांध परियोजना है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारे पास अगला अलकनंदा। अलकनंदा पे भी जो कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा पे प्रमुख जो परियोजनाएं हैं, इनमें से एक है आपकी बावला नंद प्रयाग परियोजना, बावला नंद प्रयाग परियोजना। इसके अलावा यहाँ पे एक परियोजना और है, वो है विष्णुगाड़ परियोजना, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, ये भी इसी पर है। एक यहाँ पे जो पूछी जाती है कई बार, ये उद्यांशु बांध के बारे में पूछा जाता है, उद्यांशु बांध परियोजना, तो ये भी अलकनंदा नदी पर बनी है। इसके साथ साथ में जो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है, ये भी यहाँ पे अलकनंदा पर बनी है। और एक है हमारे पास नंद प्रयाग लंगासु जल विद्युत परियोजना, और ये एक आपके जो भी यहाँ पे दी गई है विष्णु गाड़ पीपल कोटी परियोजना, ये सब जो है आपके अलकनंदा नदी पर बनी हुई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है हमारे पास मंदाकिनी है, मंदाकिनी पे भी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यहाँ पे अगर मंदाकिनी की बात करूं मैं, तो मंदाकिनी में है मुख्यतः एक तो है सिंगोली भटवाड़ी परियोजना, सिंगोली भटवाड़ी परियोजना, और एक है आपकी गौरीकुंड परियोजना, गौरीकुंड परियोजना, और एक है आपका एक जो महत्वपूर्ण मानी जाती है इसको फाटा भूमांग परियोजना। इस प्रकार के नाम अक्सर जो पूछे जाते हैं। एक है आपके रामबाड़ा परियोजना, रामबाड़ा परियोजना। ये परियोजनाएं सब जो है आपके मंदाकिनी नदी पर है, और ये सभी जो है आपके जो रुद्रप्रयाग जनपद है, रुद्रप्रयाग जनपद में इन परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है। अगली हमारे पास है धौलीगंगा नदी। धौलीगंगा की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। इसमें से अगर हम बात करते हैं धौलीगंगा की, तो यहाँ पे एक परियोजना हमारे पास है तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना, तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। इसके साथ साथ में यहीं पे एक और परियोजना है, वो है झेलम तमक परियोजना, ये भी महत्वपूर्ण परियोजना है। और साथ साथ में मलेरी झेलम परियोजना, मनेरी नहीं है, मलेरी झेलम परियोजना, झेलम परियोजना। और एक है लाटा परियोजना, लाटा तपोवन परियोजना। ये यहाँ पे क्या है आपकी धौलीगंगा पर बनी हुई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। अगला है हमारे पास अगला प्रश्न नंबर, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे विष्णु गाड़ पीपल कोटी परियोजना की, तो यहाँ पे अगर इसकी पूछा जाए तो ये कुल 444 मेगावाट की परियोजना है और आपके चमोली जनपद में है और अलकनंदा नदी पर जो है बनी हुई है। और इसके साथ साथ में जो टीएचडीसी है, टीएचडीसी जो है इस पर कार्य कर रही है। अगला है हमारे पास, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार के बीच उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सुधार हेतु 200 मिलियन के ऋण पर समझौता हुआ है।
ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है जल विद्युत उत्पादन, ऑप्शन बी है शहरी जलापूर्ति स्वच्छता एवं नागरिक सेवाएं, और एक है आपके पास ऑप्शन सी चार धाम रेलवे विस्तार, ऑप्शन डी है हवाई पट्टी विकास। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एडीबी की बात कर लेता हूँ, एशियाई विकास बैंक। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, कई बार स्थापना पूछी जाती है, तो एडीबी की स्थापना जो है आपके 9 दिसंबर 1966 को जो है आपके एडीबी की स्थापना की जाती है, एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक। और इसके साथ साथ में पूछा जाता है कि संस्थापक सदस्य देश थे, तो हो जाएगा आपके 31 सदस्य जो यहाँ पे इसमें संस्थापक सदस्य थे। और मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय है इसका मनीला में, मनीला जो है आपका एडीबी का मुख्यालय हो जाएगा। और वर्तमान में सदस्यों की बात करते हैं तो ये है आपके 68 सदस्य, और भारत भी क्या है इसका सदस्य है। तो यहाँ पे ये एडीबी से संबंधित तथ्य हैं। तो यहाँ पे अगर इसके उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो शहरी जलापूर्ति है, स्वच्छता एवं नागरिक सेवाएं, इनके लिए यहाँ पे क्या है एडीबी के द्वारा जो यहाँ पे 200 मिलियन के ऋण का यहाँ पे जो भारत के साथ समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, ये भी महत्वपूर्ण है। कावड़ मेला 2026 के दौरान सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड पुलिस एवं प्रशासन द्वारा पूरे मेला क्षेत्र को कितने सुपर जोन में विभाजित किया गया है। यहाँ पे जो कावड़ मेला है, कावड़ की बात करते हैं तो ये मुख्यतः आपके जो भगवान शिव को मानने वाले हैं, भगवान शिव के उपासक जो है यहाँ पे ये कावड़ यात्रा पर आते हैं। दरअसल यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान शिव के लिए जो ये बाद कुछ जैसे पहाड़ों में होता है ना, जमाइके में कुछ लेके जाते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे इन पे भी कुछ प्रथा है और उसका यहाँ पे मेला लगता है। तो इसको यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे जो सुपर जोनों की बात करते हैं तो कुल यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 10 सुपर जोन, ऑप्शन बी है 14 सुपर जोन, ऑप्शन डी सी है 18 सुपर जोन, और ऑप्शन डी है 25 सुपर जोन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से जो इसको 18 सुपर जोन में विभाजित कर रखा था, बांटा हुआ था। यहाँ पे जुलाई में जो आयोजित हुआ था, इसमें क्या है आपके जो हरिद्वार और उसके आसपास का संवेदनशील क्षेत्र था, यहाँ पे शांति व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को हेतु जो है संपूर्ण मेला परिक्षेत्र को 18 सुपर जोनों में बांटा था, और 40 किसके जोन बना रखे थे, और 141 सेक्टरों में जो है पूरे इस क्षेत्र को बांट रखा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जुलाई 2026 में रुद्रप्रयाग प्रशासन द्वारा युवाओं और छात्रों में स्वाध्याय एवं पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु कौन सा विशेष अभियान संचालित किया गया है। ऑप्शन ए है 1000 पुस्तक दान अभियान, ऑप्शन बी है पुस्तक मित्र योजना, ऑप्शन सी है विद्युत विद्या सेतु मिशन, ऑप्शन डी है वाचन देवभूमि। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1000 पुस्तक अभियान, पुस्तक दान अभियान जो है यहाँ पे चलाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सार्वजनिक और ग्रामीण पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु रुद्रप्रयाग में 1000 पुस्तक दान अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें साहित्यकारों की कृतियों और प्रतियोगी पुस्तकों को जो है पुस्तकालयों से जोड़ा गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न नंबर 13, 15 अगस्त 2026 हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इसके अवसर पर जो है उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य के नागरिकों से किन अमृत संकल्पों को सामूहिक संकल्प बनाने का आह्वान किया है। तो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए राष्ट्र प्रथम नशा मुक्त भारत और विकसित भारत, ऑप्शन बी है डिजिटल उत्तराखंड ई गवर्नेंस, ऑप्शन सी है स्वच्छ ऊर्जा और सौर मिशन, ऑप्शन डी है शून्य पलायन और ग्राम्य विकास। इस प्रश्न का जो उत्तर है यह है ऑप्शन ए राष्ट्र प्रथम नशा मुक्त भारत और विकसित भारत। ये जो यहाँ पे क्या है अमृत संकल्पों को संयुक्त रूप से यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे आह्वान किया गया था। तो यहाँ पे है स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राजभवन लोक भवन देहरादून से जारी संदेश में राज्यपाल ने राष्ट्र प्रथम नशा मुक्त भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को जन जन का संकल्प बनाने पर जो यहाँ पे विशेष बल दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जुलाई अगस्त 2026 में राज्य की न्यायिक अकादमियों के आधुनिकीकरण के तहत किस संस्थान में डिजिटल लर्निंग एवं लाइव स्ट्रीमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हेतु निविदा जारी की गई है। आपके पास ऑप्शन ए है उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी उजाला जो भवाली में है,
ऑप्शन बी है दून विधिक संस्थान देहरादून, ऑप्शन सी है विधि संकाय श्रीनगर गढ़वाल, ऑप्शन डी है उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी जो भवाली है, इसके लिए यहाँ पे जो है ये निविदा जारी की गई है। उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशानुसार भवाली स्थित उजाला में न्यायिक अधिकारियों के उन्नत ई प्रशिक्षण और साथ साथ में हेतु जो है यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग एवं डिजिटल क्लासरूम नेटवर्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। जुलाई 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा बैठकों में उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में सुधार हेतु किस क्षेत्र पर बल दिया गया है? आपके पास ऑप्शन ए है ग्रामीण स्वास्थ्य एवं सड़क कनेक्टिविटी, ऑप्शन बी है भारी उद्योग स्थापना, ऑप्शन सी है बंदरगाह लॉजिस्टिक्स, ऑप्शन डी है मेट्रो रेल परियोजना। तो यह है ऑप्शन ए, ग्रामीण स्वास्थ्य और सड़क कनेक्टिविटी पर जो है इस बार जोर दिया गया है। तो यहाँ पे जो व्याख्या है, राज्य नियोजन विभाग की बैठकों में दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव, टेलीमेडिसिन और 12मासी सड़कों के विस्तार पर जो यहाँ पे विशेष जोर दिया गया है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। प्रश्न पूछा गया है, अगस्त 2026 में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संवेदनशील नदी तटों के लिए कौन सा प्रारंभिक चेतावनी अलर्ट सिस्टम सक्रिय रखा है? तो यहाँ पे जो नदी क्षेत्र है, नदी क्षेत्रों में आपदा से बचने के लिए यहाँ पे जब भी बाढ़ आ जाती है उससे पहले यहाँ पे क्या है, लोगों को सचेत कर लिया जाता है। इसके लिए यहाँ पे जो है जो रियल टाइम रिवर गेज है और रियल टाइम रिवर गेज और साथ साथ में अर्ली वार्निंग जो सायरन है यहाँ पे क्या है स्थापित किए गए हैं, ताकि लोगों को जो यहाँ पे सचेत किया जा सके और आपदा से जो यहाँ पे लोगों को बचाया जा सके जो इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, मंदाकिनी, अलकनंदा और गंगा नदियों के जलस्तर में वृद्धि की स्थिति में तटीय क्षेत्रों में स्वचालित सायरन और एसएमएस चेतावनी प्रणाली को यहाँ पे जो है सक्रिय रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। अगस्त 2026 में उत्तराखंड के किस जनपद में स्थानीय कृषि उत्पादों जैसे कि मंडुआ है, झंगोरा है के विपणन हेतु महिला स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष आउटलेट खोले गए हैं? तो यह आपके ऑप्शन ए है चमोली, ऑप्शन बी है अल्मोड़ा, ऑप्शन सी है पौड़ी और ऑप्शन डी है आपके पास टिहरी गढ़वाल। तो इसका जो उत्तर है ये आपका अल्मोड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखेंगे आप, तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्थानीय अनाजों के मूल्य संवर्धन और महिला सशक्तिकरण के लिए हिलांस आउटलेट का जो यहाँ पे विस्तार किया गया है। यहाँ पे हिलांस पूछा जा सकता है, तो हिलांस का संबंध आपके क्या है, यहाँ पे महिलाओं के जो यहाँ पे महिलाओं के द्वारा जो यहाँ पे स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, इसके साथ साथ में महिला सशक्तिकरण के लिए यहाँ पे और जो यहाँ से जो राज्य से बाहर आपका जो उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट्स है उनको बेचने के लिए यहाँ पे जो यहाँ आउटलेट तैयार किया गया है हिलांस, ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में हिमालय जड़ी बूटियों पर केंद्रित विशेष शोध संगोष्ठी का आयोजन हुआ है? यह आपके ऑप्शन नंबर ए जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर है, यहाँ पे जो इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। यानी उच्च हिमालय पादप प्रजातियों के औषधीय गुणों और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। अगस्त 2026 में राज्य सरकार द्वारा सेब उत्पादकों को ओलावृष्टि से सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस योजना के तहत एंटी हेलनेट सब्सिडी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री बागवानी उन्नयन योजना, ऑप्शन बी है मिशन एप्पल उत्तराखंड, ऑप्शन सी है कृषि रक्षा योजना, ऑप्शन डी है हरित फल मिशन। तो इसका जो सही उत्तर है ये है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, मिशन एप्पल उत्तराखंड। दरअसल यहाँ पे जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ जहाँ खेत सेब का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है वहाँ पर जो अक्सर ओले गिरते हैं, तो यहाँ पे ओलों से फसल की सुरक्षा के लिए यहाँ पे एंटी हेलीनेट सब्सिडी की जो यहाँ पे प्रक्रिया है इसको जो यहाँ पे उत्तराखंड सरकार के द्वारा ऑनलाइन किया गया है। तो मुख्यतः आपके उत्तरकाशी, चमोली और अल्मोड़ा के बागवानों को फसलों के नुकसान से बचाने हेतु एंटी हेलनेट पर अनुदान वितरण को पारदर्शी बनाया गया है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 अगस्त 2026 में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौसमी जनित बीमारियों जैसे कि डेंगू टाइफाइड है से बचाव हेतु सभी जनपदों में कौन सा अभियान चलाया गया है? तो यहाँ पे है आपके पास ऑप्शन ए हर रविवार डेंगू परवार अभियान, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, ऑप्शन सी है निर्मल जल मिशन, ऑप्शन डी है वेक्टर मुक्त देवभूमि। तो इसका जो उत्तर है ये है ऑप्शन ए हर रविवार डेंगू पर वार अभियान ये जो है चलाया गया है। इसकी व्याख्या देखेंगे आप। वर्षा ऋतु में जल भराव और मच्छरों के पनपने को रोकने के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता व फॉगिंग अभियान संचालित किया गया है। प्रश्न नंबर 21 है जुलाई 2026 में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण SLSA द्वारा दूरस्थ गांव में विधिक साक्षरता हेतु कौन सी वैन संचालित की गई है? तो विधिक साक्षरता के लिए यहाँ पे जो वैन संचालित की गई है वो है मोबाइल लोक अदालत एवं सचल विधिक वैन। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मोबाइल लोक अदालत एवं संचालन विधिक वैन को जो यहाँ पे संचालित किया गया है पर्वतीय जनपदों के सीमांत क्षेत्रों में जो है निःशुल्क कानूनी सलाह देना और वादों के सुलह हेतु जो सचल विधिक वैन को हरी झंडी दिखाई गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 1 से 7 अगस्त 2026 के विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी स्तर पर कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? ऑप्शन ए है मातृ शिशु पोषण जागरूकता संगोष्ठी, ऑप्शन बी है पोषण किट वितरण, ऑप्शन सी है सुरक्षित मातृत्व परामर्श। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन डी यानी सभी ये जो मिशन है ये जहाँ पे ये कार्यक्रम यहाँ पे चलाए गए हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 जुलाई 2026 में उत्तराखंड के किस जिले में दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने हेतु दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा बोनस वितरण शिविर आयोजित किए गए थे? ये है आपके उधम सिंह नगर में जो है यहाँ पे दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा यहाँ पे जो है प्रोत्साहन देने के लिए ये आपके दुग्ध शिविर यहाँ पे लगाए गए थे, आयोजित किए गए थे। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 अगस्त 2026 में उत्तरकाशी जनपद के हर्षिल क्षेत्र में किस स्थानीय फल के विपणन हेतु राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विशेष परिवहन वैन शुरू की गई है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए हर्षिल सेब वाहन। दरअसल क्या है कि यहाँ पे जो क्षेत्र है यहाँ से जब सेब मंडियों तक पहुँचता है तो बरसात के कारण और गर्मी के कारण कई बार फसल जो है यहाँ पे पहुँच के सड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे जो है ये एक वैन स्पेशल वैन चलाई गई है जिसपे क्या है जो फसल है फल है उनको क्या है सुरक्षित तरीके से यहाँ पे क्या है जो फ्रीजिंग की व्यवस्था जो है इस वैन के अंदर की गई है ताकि जो है फसल आपके अच्छे प्रकार से जो है राज्य से बाहर भी पहुंचाया जा सके। जैसे दिल्ली इधर जहाँ तक हमारा जो सेब जाता है वहां तक जो इस फसल को पहुंचाने में कामयाबी मिले। तो यहाँ पे है हर्षिल की प्रसिद्ध सेब की फसल को देहरादून और दिल्ली की मंडियों तक ताजा पहुंचाने के लिए जो है शीतगृह युक्त वैन सेवाएं जो यहाँ पे संचालित की जा रही है। अगला प्रश्न है अगस्त 2026 में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा द्वारा पर्वतीय होम स्टे के लिए किस योजना को प्रोत्साहित किया गया है? ये योजना जो है अभी आप देख रहे होंगे कि हर क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो जो रूफटॉप सोलर परियोजना है इसको यहाँ पे क्या है बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे कि जो है जो बिजली की खपत है उसको कम किया जा सके। इसके साथ साथ में जो सोलर वाटर हीटर है इस पर जो यहाँ पे राज्य सरकार अनुदान दे रही है ताकि लोग जो है अधिक से अधिक यहाँ घरों पे जो रूफटॉप सोलर है इसको लगाए और सोलर वाटर हीटर लगाए जिससे जो क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे ठंडा अधिक होता है तो ज़्यादातर जो गर्म पानी का उपयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो ये रूफटॉप सोलर सिस्टम है ये काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। इसलिए जो है सरकार इस पर जो काफ़ी काम कर रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 जुलाई 2026 में उत्तराखंड के राज्य कर विभाग द्वारा व्यापारियों में जीएसटी अनुपालन बढ़ाने हेतु कौन सा जागरूक सत्र आयोजित किया गया? ये है आपके ऑप्शन ए व्यापारी संवाद एवं समाधान शिविर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड के सभी राजकीय विद्यालयों में किस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई थी? तो यहाँ पे जिस बार को जो अभियान था यहाँ पे रखा वो था मेरी माटी मेरा देश और साथ साथ में हर घर तिरंगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28
जुलाई 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक समीक्षा में उत्तराखंड को किस श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु आंका गया है? तो यह है आपके पास अचीवर्स श्रेणी। ऑप्शन ए जो है आपके सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन और हाइड्रो पावर के बेहतर ग्रिड एकीकरण के कारण जो हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का प्रदर्शन शीर्ष श्रेणियों में दर्ज किया गया है। काफी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। अगस्त 2026 में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों में डिजिटल लत और मानसिक तनाव की रोकथाम हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया है? इसका उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल डिटॉक्स एवं बाल परामर्श पखवाड़ा। यहाँ पे जो ये अभियान शुरू किया गया है। विद्यालयों में मोबाइल स्क्रीन टाइम घटाने और मानसिक स्वास्थ्य सुधार के लिए मनोवैज्ञानिकों के सहयोग से राज्य भर के स्कूलों में यह परामर्श अभियान चलाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। अगस्त 2026 में उत्तराखंड राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ ने पर्वतीय क्षेत्रों में सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने हेतु किस तकनीक का फील्ड ट्रायल किया है? तो ये अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। ऑप्शन ए है थर्मल इमेजिंग ड्रोन एवं लाइव डिटेक्टर सेंसर। ऑप्शन बी है उपग्रह फोन केबल। ऑप्शन बी सी है मेटल डिटेक्टर। ऑप्शन डी है रोबोटिक बोट। तो यहाँ पे जो उत्तर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, थर्मल इमेजिंग ड्रोन एवं लाइव डिटेक्टर सेंसर। दरअसल क्या है, यहाँ पे जब राज्य में आपदा आती है तो कहीं लोग जो आपदा में लापता हो जाते हैं। ऐसे में यहाँ पे जो हमारे पास एसडीआरएफ है, इसके द्वारा यहाँ पे एक स्पेशल यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए एक तकनीकी का जो यहाँ पे ट्रायल किया गया है, जिसको थर्मल इमेजिंग ड्रोन एवं लाइव डिटेक्टर सेंसर कहते हैं। इसमें क्या है, जो थर्मल इमेजिंग ड्रोन है इनको उड़ाया जाएगा और यहाँ पे क्या करता है, जैसे यहाँ पे कोई आदमी दबा है तो यहाँ पे थर्मल के द्वारा जो यहाँ पे क्या है, इसको डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे जो है क्या है, एक आपके जो कोई व्यक्ति दबा हुआ है। यहाँ पे जो थर्मल होता है ये इसकी एनर्जी के थ्रू जो है यहाँ पे इसको डिटेक्ट करेगा। और इसके साथ साथ में यहाँ पे जो लाइव डिटेक्टर सेंसर है ये भी यहाँ पे, इसकी भी यहाँ पे क्या है, ये ट्रायल किया गया है। तो ऑप्शन जो ए है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी रात के समय या घने बादलों मलबे में दबे जीवित व्यक्तियों की त्वरित खोज के लिए एसडीआरएफ ने उन्नत थर्मल सेंसर युक्त ड्रोनों का जो यहाँ पे सफल परीक्षण किया है। प्रश्न नंबर 31 से जुलाई 2026 में उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा राज्य के ऊनी उत्पादों को किस ब्रांड नाम के तहत वैश्विक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया गया है? तो यहाँ पे क्या है, राज्य के जितने भी उत्पाद थे अगर राज्य से बाहर जाते हैं तो इनको जो हिमाद्री नाम से जाना जाता है। और इसी हिमाद्री नाम के जो ब्रांड है इसको और अधिक विस्तारित करने के लिए इसमें जो अन्य प्रोडक्ट है इसको यहाँ पे शामिल किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जो स्थानीय बुनकरों के, खासकर अगर हम देखते हैं जो भोटिया समुदाय है, इनके जो कालीन है, थुलमा है, चुटका है और पश्मीना शॉल है, इन सब को जो है ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराने के लिए जो हमारे पास हिमाद्री है, हिमाद्री का क्या है विस्तार यहाँ पे किया गया है। प्रश्न नंबर 32 है। अगस्त 2026 में उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तो किस योजना के तहत लखपति दीदी सर्वेक्षण का अगला चरण पूरा किया गया? तो ये था आपके पास, ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। ऑप्शन सी है आंचल योजना। ऑप्शन डी है नंदा गोरा मिशन। तो इसका उत्तर है आपके पास ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो यहाँ पे जो लखपति दीदी का जो सर्वेक्षण था, अगला चरण था, इसको जो यहाँ पे पूर्ण कर दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। जुलाई 2026 में उत्तराखंड राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान सीमा द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस तकनीक पर कार्यशाला आयोजित की गई है? ऑप्शन ए है आपके पास हाइड्रोपोनिक्स एवं पॉली हाउस संरक्षित खेती। ऑप्शन बी है पारंपरिक हल जोताई। ऑप्शन सी है बाढ़ सिंचाई और ऑप्शन डी है शुष्क भूमि खनन। तो इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोपोनिक्स एवं पॉली हाउस संरक्षित खेती। दरअसल पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर हमारे पास कम खेत है वहां पर जो है सब्जी के साथ साथ में जो कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको आप उगा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे क्या है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को सिखाया जा रहा है। साथ साथ में जो पॉली हाउस है, पॉली हाउस को भी यहाँ पे क्या है बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके लिए यहाँ पे जो कृषकों को इसके लिए यहाँ पे प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पे कार्यशाला आयोजित की गई थी। तो मुख्यतः यहाँ पे
सीमित भूमि वाले पर्वतीय किसानों को बेमौसमी सब्जियां और विदेशी फल उगाने के लिए आधुनिक संरक्षित कृषि तकनीकों का जो यहाँ पे व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। अगस्त 2026 में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा राज्य की बोलियों गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी के संरक्षण हेतु जो किस परियोजना पर कार्य तेज किया गया है। दरअसल आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से हिंदी, अंग्रेजी और जो अन्य भाषाएं हैं इनका प्रचलन बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो हमारी लोकल भाषाएं हैं इन लोकल भाषाओं के कई सारे ऐसे शब्द हैं जो कि अब लुप्त हो चुके हैं। तो इन्हीं शब्दों को क्या है, डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए यहाँ पे एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है, जिसको आप डिजिटल लोक शब्दकोश एवं ऑडियो आर्काइव के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो है स्पेशल क्या है, इनके माध्यम से जो है इन शब्दों को संरक्षित रखने का कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पे लुप्त हो रहे स्थानीय शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने हेतु भाषा संस्थान द्वारा जो है डिजिटल रिपोजिटरी तैयार किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। जुलाई 2026 में कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार और ऋषिकेश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FDA उत्तराखंड द्वारा जो है कौन सा अभियान चलाया गया। यह है आपके पास ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिलावट मुक्त कावड़ एवं मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन। ये जो है यहाँ पे ये FDA द्वारा ये अभियान चलाया गया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मिलावट मुक्त कावड़ एवं मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन का ये जो था ये चलाया गया अभियान है। और खाद्य सुरक्षा विभाग के प्रयोगशालाओं द्वारा ढाबे जो भंडारे हैं इन सब में, इसके साथ साथ में मिष्ठान भंडारे हैं, वहाँ पे जो तेल है, दूध है और मसाले है, इन मसालों की यहाँ पे क्या है जांच की गई थी। आज का जो अंतिम प्रश्न है जुलाई 2026 में उत्तराखंड परिवहन निगम जो रोडवेज है, रोडवेज द्वारा यात्रियों की सुविधा है तो बसों की लाइव ट्रैकिंग के लिए कौन सा मोबाइल ऐप पूर्ण रूप से एकीकृत किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ पे जो रोडवेज है, रोडवेज पे के लिए यहाँ पे ये ऐप उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है, मुख्यतः आपका जो परिवहन विभाग है उसके द्वारा। और इसका जो नेम है वो है आपका उत्तराखंड परिवहन ट्रैकर एवं ई टिकट ऐप, यानी ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे यात्रियों को बसों के सटीक आगमन का समय, इसके साथ साथ में सीट उपलब्धता, ऑनलाइन डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पे व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यहाँ पे क्या है लॉन्च किया गया है। तो ये थे हमारे पिछले 2-3 महीनों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके साथ साथ में वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी और दिन।